वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे 9 गोल्ड मेडल्स पोएम के बारे में, जिसको कि डेविड रॉथ ने लिखा है। तो डेविड रॉथ कौन थे? डेविड रॉथ अमेरिकन रॉक वोकलिस्ट थे, यानी वो म्यूज़िक की इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। और साथ ही उन्होंने इस बेहतरीन पोएम को लिखा है, जिसको कि अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। The athletes had come from so many countries to run for the gold and the silver and bronze. Many weeks and months in training, all building up to the games. तो ओलंपिक में रनिंग के कंपटीशन के लिए एथलीट्स बहुत सारी कंट्रीज से आए थे और काफ़ी वीक्स और मंथ्स लगा था उनको ट्रेनिंग करने में। और अब जो है वो सब ख़त्म हो रहा था, क्योंकि अब ओलंपिक का जो गेम्स है वो मौका आ चुका था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू रन फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, यानी कि एक तरह से बात हो रहा है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड पोजीशन के बारे में। तो यहाँ पे मेटोनिमी का यूज़ हुआ है, यानी कि जब किसी चीज़ को हम लोग कोई दूसरे वर्ड का यूज़ करके बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के बारे में और हम उनके बारे में कुछ लिखने के लिए कहें कि द वाइट हाउस, या फिर अगर हम किंग के बारे में कुछ लिख रहे हैं और कहें द क्राउन, तो क्या है कि हम लोग वर्ड को बदल दे रहे हैं किसी चीज़ का यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे भी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लिखा गया है, पर बात हो रहा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन के लिए ये जो एथलीट्स है वो रन कर रहे थे। तो यहाँ पे मेटोनिमी का यूज़ हुआ है। तो चलिए अब सेकेंड स्टैंजा में आते हैं। ऑल राउंड द फील्ड स्पेक्टेटर्स वेर गैदर्ड, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. तो फील्ड स्पेक्टेटर्स यानी ओलंपिक के गेम्स को देखने के लिए जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो अब असेंबल हो चुके थे, गैदर हो चुके थे, और वो सब इन यंग मैन और वुमेन को चीयर अप कर रहे थे जीतने के लिए। और फाइनल इवेंट ऑफ द डे जो है वो अब आ गया था, और अब बारी आया था वो रेस का, जो ओलंपिक्स का जो रेस है जिसके लिए ये जो एथलीट्स यहाँ पे आए हुए हैं, उस रेस का अब बारी था। तो अब थर्ड स्टैंजा, द लाउड स्पीकर्स कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स, द 100 meters द रेस टू बी रन, एंड 9 young athletes stood there determined and posed for the sound of the gun. तो लाउड स्पीकर से नेम्स अनाउंस हो रहा था रनर्स का। जो रनर्स पार्टिसिपेट किए थे उनका नाम लाउड स्पीकर के थ्रू अनाउंस हो रहा था। ये जो रेस था ये 100 मीटर का था और 9 यंग एथलीट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो बिल्कुल डिटरमाइंड थे, यानी बिल्कुल उनका माइंड मेकअप कर चुके थे, बहुत निश्चय के साथ वो लोग अब पार्टिसिपेट करने वाले थे। एंड दे वर पोज्ड, यानी वो अपना पोजिशन ले चुके थे फॉर द साउंड ऑफ द गन, यानी वो बस वेट कर रहे थे कि कब गन जो है वो एक्सप्लोड होगा और हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे। चलिए, तो फोर्थ स्टैंजा, द सिग्नल वाज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड सो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड, बट द यंगेस्ट अमंग देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। तो सिग्नल दिया गया, पिस्टल का एक्सप्लोजन हुआ और रनर्स भी जो हैं वो अब दौड़ना शुरू कर दिए साउंड सुनते ही, पिस्टल का एक्सप्लोजन सुनते ही। बट इन 9 यंग एथलीट्स में से जो सबसे छोटा था, जो यंगेस्ट था, वो स्टम्बल और स्टैगर करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अलिटरेशन है, यानी कि जब किसी एक पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को साथ में बगल में रखा जाता है तो उसको अलिटरेशन बोलते हैं। अलिटरेशन एक पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे एस लेटर से चालू होने वाले वर्ड स्टम्बल्ड और स्टैगर्ड को पास में रखा गया है। सो हियर अलिटरेशन हैज़ बीन यूज्ड। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होता है? स्टम्बल का मतलब होता है टू लूज बैलेंस एंड देन यू मे फॉल, और स्टैगर यानी जब हम लोग अनस्टेडी वे में वॉक या मूव करते हैं, ठीक है, हम लोग जब एक स्टेडीली एक बैलेंस बना के नहीं चलते हैं उसको बोलते हैं स्टैगर, अनस्टेडीली वे में मूव करना। तो इस वजह से क्या हुआ, वो अपना बैलेंस खोता है और अनस्टेडीली वो फिर गिर जाता है। एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड। He gave out a cry of frustration and anguish. His dreams and his efforts dashed in the dirt. But as sure as I am standing here telling this story,
नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हियर इज़ वॉट अकर्ड। तो ये जो यंगेस्ट है जब वो गिरता है तो वो चिल्लाता है, चीखता है। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। फ्रस्ट्रेशन क्योंकि इतना दिन से उसने तैयारी किया था, इतने मंथ्स और वीक्स का ट्रेनिंग था, एंड नाउ ही हैज़ फॉलन डाउन, सो ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। एंड एंग्विश, उसको चोट लगी है, उसको दर्द हो रहा है, तो इन पेन एंग्विश, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश है तो हेंडियाडिस पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स है, गुड एंड लाउड, नाइस एंड वार्म। ये एग्जाम्पल्स इसलिए है ताकि आपको हेंडियाडिस, जो कि वर्ड सुनने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसका मतलब क्लियर हो पाए। यानी कि जब किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, एक आइडिया को कन्वे करने के लिए दो वर्ड्स का एंड से कनेक्टेड वे में यूज़ होता है, यानी दो वर्ड्स का एंड से, एंड कंजंक्शन के साथ यूज़ होता है और एक ही आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि नाइस एंड वार्म कॉफ़ी, है ना, या गुड एंड लाउड वॉइस, या ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश। अच्छा, हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट। तो उसके सपने और उसका जितना मेहनत था, एफर्ट था, सब मिट्टी में मिल गया, डैश्ड इन द डर्ट। तो अगेन यहाँ पे अलिटरेशन है, डैश्ड डर्ट, डैश्ड इन द डर्ट। साथ में हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट, इस पूरे सेंटेंस में, लाइन में ज़्युग्मा यूज़ हुआ है। अब ज़्युग्मा क्या है, और एग्जाम्पल्स देखिए, मतलब क्लियर हो जाएगा। शी ब्रोक हिज कार एंड हिज हार्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, जॉन एंड हिज लाइसेंस एक्सपायर्ड लास्ट वीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि किसी एक चीज़ को कन्वे करने के लिए एक ही वर्ड है, जैसे कि ब्रोक वर्ड है, लेकिन वो कार पे भी अप्लाई हो रहा है और हार्ट पे भी अप्लाई हो रहा है, यानी व्हेन वन वर्ड अप्लाइज टू टू वर्ड्स इन डिफरेंट सेंसेस, इट इज़ कॉल्ड ज़्युग्मा, ठीक है। अच्छा, एक्सपायर्ड वर्ड है, ये भी दो जगह अप्लाई हो रहा है, जॉन पे भी अप्लाई हो रहा है और लाइसेंस पे भी अप्लाई हो रहा है, पर जॉन का एक्सपायर होना, जॉन का डेथ को रिसीव करना, और लाइसेंस का एक्सपायर होना, दोनों का सेंस अलग है, ठीक है। अब वैसे ही हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश्ड इन द डर्ट, तो डैश्ड वर्ड जो है वो ड्रीम्स के लिए भी यूज़ हो रहा है और एफर्ट्स के लिए भी यूज़ हो रहा है। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी, नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हियर इज़ वॉट अकर्ड। तो पोएट डेविड रॉथ कह रहे हैं कि जितना श्योर मैं हूँ इस बात का कि मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको ये कहानी बता रहा हूँ, उतना ही श्योरली, उतना ही सर्टेनिटी के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगेगा, बट ऐसा हुआ था। तो देखते हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं। The 8 other athletes stopped in their tracks, the ones who had trained for so long to compete. One by one they turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. तो जो यंगेस्ट जब गिरता है तो जो बाकी 8 एथलीट्स थे वो अपने ट्रैक में रुकते हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन है कि ये सभी लोगों ने काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग किया था compete करने के लिए और जीतने के लिए, और एक बाय एक, वन बाय वन वो पीछे मुड़ते हैं और उस यंगेस्ट पर्सन का हेल्प करने के लिए आते हैं। एंड दे लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट, तो वो उसको उठाते हैं, ठीक है, वो गिरा हुआ था उसको उठाते हैं सबको ही मिलकर। तो ये लिफ्टेड द लैड अलिटरेशन है क्योंकि एल वर्ड का यूज़ लिफ्टेड में भी है और लैड में भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Then all 9 runners joined hands and continued the 100 meters reduced to a walk, and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark. तो ये जो सारे 9 रनर्स हैं उस यंगेस्ट को उठाने के बाद, ये जो सारे 9 रनर्स हैं ये हाथ मिलाते हैं दोनों साइड से, सबको 9 जन जो है वो साथ में आते हैं, हाथ मिलाते हैं और 100 मीटर्स के रेस को पूरा करते हैं, पर दौड़कर नहीं, चलकर। तो वो रेस जो है इट वाज रेड्यूस टू अ वॉक, और जो बैनर ऊपर था जिसमें लिखा हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स, इट कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क, यानी कि ये सचमुच में एक स्पेशल ओलंपिक्स था क्योंकि ऐसा लोगों ने कभी देखा नहीं था।
तो एक बात आप लोगों को बता दें कि ये 1976 के ओलंपिक्स की शायद बात हो रही है, इफ़ आई एम श्योर अबाउट द डेट, नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ था कि 2 या 3, ज़्यादा नहीं, जो पोइट ने यहाँ पे लिखा है कि बाकी 8 रनर्स जो हैं वो आ गए थे, ऐसा नहीं हुआ था। 2 या 3 रनर्स ने अपने कंपटीशन को छोड़कर उस पर्सन का हेल्प किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैट्स हाउ द रेस एंडेड with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and the banner above and 9 smiling faces said more than these words ever will. तो इस तरह से रेस एंड होता है 9 गोल्ड मेडल्स के साथ। वो लोग फिनिश लाइन में आते हैं हाथ पकड़कर एक दूसरे का, और जो बैनर अबव है और 9 स्माइलिंग फेसेस, ऊपर में बैनर है और बैनर के नीचे ये 9 स्माइलिंग फेसेस हैं। जो यहाँ पे अगेन मेटोनिमी का यूज़ हुआ है, क्योंकि फेसेस नहीं है, वो लोग हैं, वो पूरी पर्सन्स हैं, बट फेसेस वर्ड से उन 9 पर्सन्स को डिनोट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेटोनिमी यूज़ हुआ है। सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, तो वो स्पेशल ओलंपिक्स का बैनर और ये 9 स्माइलिंग फेसेस, ये जो कहानी बयां कर रहे थे, वो जो मेरा इसके और जो मैं यहाँ पे आपको पोइट्री लिख के दिया हूँ वर्ड्स में, इससे बहुत ज़्यादा उस समय का ओलंपिक्स में ये बैनर और ये 9 स्माइलिंग फेसेस कन्वे कर रहे थे। यानी कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छा, बहुत ह्यूमेन हुआ है, तो एक वो होना और उस समय को एक्सपीरियंस करना, उस चीज़ को देखना, और एक उसके बारे में कविता लिखना, तो कविता से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उस एक्सपीरियंस का है। उसी चीज़ को पोएट लिख रहे हैं कि वो सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल, यानी कि माई वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब दैट मोमेंट। और 9th स्टैंजा में अगेन, जो 9th स्टैंजा एक ही लाइन का है, उसमें अगेन फिर से यही है, सेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर विल। तो एक तरह से ये लाइन रिफ्रेन का काम कर रहा है ना। रिफ्रेन उसको बोलते हैं जो लाइन रिपीट होता है। तो ये जो पोएम है ये टोटल 9 स्टैंजाज का है। 8 स्टैंजाज आपके 4 लाइन्स के हैं और लास्ट स्टैंजा केवल एक ही लाइन का है। तो फ्रेंड्स, ये था पोएम 9 गोल्ड मेडल्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।